Hello everyone, welcome back guys. Welcome to this type of classes channel. So friends, अपनी चैनल पर मैं यूपीटीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ। यूपीटीजी साइंस में दो सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सिलेबस कवर करा रहा हूँ। और इस सिलेबस में हमारा यूपीटीजी केमिस्ट्री का ये वीडियो है और इस वीडियो में हम चैप्टर जो कवर करने वाले हैं वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का ये पार्ट नंबर 8 है और वीडियो नंबर भी 8 है। और मैं कहूँ तो ये वैसे ही इस चैप्टर का फाइनल पार्ट है, फाइनल वीडियो है, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम देखने वाले हैं पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड। पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे हेलोजन के कंपाउंड जिनमें हेलोजन एक से ज़्यादा है। जैसे कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सारे टॉपिक को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी प्रिपरेशन, इनके फॉर्मूला, इनके यूसेस, वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड को। पहला टॉपिक आता है हेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड होते क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम्स। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम होते हैं, चाहे तो हेलोजन सेम हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, या फिर उसमें हेलोजन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके से बन सकते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। बस बात यह है कि एक हेलोजन से तो ज़्यादा ही होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो। तो इसमें अलग अलग कंपाउंड है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें पहला है डाइक्लोरोमीथेन। हम पढ़ने वाले हैं डाइक्लोरोमीथेन के बारे में। देखिए इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले के साथ साथ हम जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि उसका एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए डाइक्लोरोमीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका मतलब है कि इसमें एक कार्बन है जिसके ऊपर दो क्लोरीन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें तो इसके एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो जो इसका एटॉमिक मास होगा 85 यूनिट के अप्रॉक्स, 85 यूनिट, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक मास हो गया। अब देखते हैं इसका यूज कुछ है। तो इसका यूज है यूज्ड एज सॉल्वेंट एज ए पेंट रिमूवर। ये कहना है कि पेंट रिमूवर के सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, यानी पेंट रिमूवर जो सब्सटेंस आता है उसके सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। एंड एज ए प्रोपेलेंट इन एयरसॉल, और एयरसॉल के प्रोपेलेंट के रूप में यूज होता है। एज ए सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, जब ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उनमें भी सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। यूज्ड एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, और ये मेटल को क्लीनिंग और फिनिशिंग देने वाले सॉल्वेंट में भी यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका एज ए सॉल्वेंट यूज होता है अलग अलग चीज़ों में, पेंट रिमूवर में, प्रोपेलेंट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग। चलते हैं आगे। अब देखते हैं, देखो अगला जो कंपाउंड है पॉलीहेलोजन कंपाउंड वो है हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म भी इसका नाम है, और ये है वैसे ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, फॉर्मूला है CHCl3, ठीक है। और इसका अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम इसके बनाए तो इसमें देखिए 3 तो क्लोरीन एटम है और एक हाइड्रोजन है, वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, ओके। तो अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे? सबसे पहले रखिए कार्बन का, फिर रखिए एक हाइड्रोजन का, प्लस 3 इंटू कर दीजिए 35.5, यानी कि 3 क्लोरीन का मास। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे CHCl3 के एटॉमिक मास को तो ये आ जाएगा 119.5 यूनिट के अप्रॉक्स। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ओके। चलिए खैर ये तो बात हो गई। अब इसका यूज देखते हैं। यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। तो ये कह रहे हैं ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है फॉर फैट्स, यानी फैट्स को घोलने में होता है, एल्कोलाइट को डिसॉल्व करने में होता है, आयोडीन को डिसॉल्व करने में होता है, और कुछ दूसरे सब्सटेंस है उनको डिसॉल्व करने में ये यूज होता है। इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। तो ये कहना है फ्रीऑन जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। फ्रीऑन क्या होता है? एक्चुअली ये एक सब्सटेंस है, इसी में पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, वो भी हम पढ़ेंगे फ्रीऑन। और रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट होते हैं जो किसी चीज को ठंडा करते हैं, तो उनको बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 को बनाने में यूज होता है। And it is also used as anesthetic in surgery but replaced by ether, ठीक है। अभी कहना है ये एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज होता है, यानी एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में यूज होता है सर्जरी में, लेकिन आजकल इसे रिप्लेस कर दिया गया, किससे? ईथर से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है।
तो क्लोरोफॉर्म का अगर मैं कहूँ बेहोशी वाली दवाई जो होती हैं, जो सर्जरी के दौरान यूज़ की जाती है एनेस्थीसिया, उसमें यूज़ होता था, लेकिन अब इसे ईथर से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, ओके, तो ये 2 कंपाउंड हो गए। अब इसमें एक और चीज़ खास है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। डैमेज सीएनएस बाय डायरेक्ट इनहेलिंग, ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है अगर इसे डायरेक्टली इनहेल कर दिया जाए, क्योंकि CHCl3 जो होता है जनरली जो फ्यूम्स होते हैं लिक्विड में होते हैं, लेकिन फ्यूम्स में जाते हैं गैस के टाइप। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट इनहेल कर दिया जाए तो डैमेज कर लेता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, क्लोरोफॉर्म इन एयर कैन एक्सपोज डिजीनेस, फटीग एंड हेडिक। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर क्लोरोफॉर्म एयर में हो तो इसके कारण डिजीनेस हो सकती है, फटीग और हेडिक, सिर दर्द वगैरह, जी मिचलाना, उल्टी आना, और डिजीनेस मतलब घबराहट वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर क्लोरोफॉर्म एयर में हो और हम उसे इनहेल कर लें विद अ ब्रीदिंग। ओके, CHCl3 एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू लीवर, किडनी एंड टू स्किन। अभी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को एक्सपोज कर लिया जाता है तो ये डैमेज कर सकता है लीवर को, किडनी को और हमारे स्किन को। जो क्रॉनिक CHCl3 का मतलब है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को एक्सपोज कर दिया जाता है तो ये डैमेज कर सकता है लीवर को, किडनी को और स्किन को भी ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसकी एक खास रिएक्शन है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन पर इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, देखिए यहाँ एक ध्यान से सुनिए, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड नॉन एज फॉस्जीन। तो ये कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म जो होता है धीरे धीरे अगर एयर के प्रेजेंस में उसे रख दिया जाए तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट की भी प्रेजेंस और एयर में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, और बनाता है एक बहुत ही जहरीली गैस कार्बोनिल क्लोराइड नॉन एज फॉस्जीन, जिसे फॉस्जीन भी कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड उसका केमिकल नेम है। ठीक है, Therefore it is kept in dark color bottle completely filled so air is kept out। इसलिए हमेशा डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है, मतलब कि लाइट ब्राउन और कांच की बोतल में ब्लैक कलर की, ठीक है, उनमें रखा जाता है सो दैट एयर इज केप्ट आउट, और ये इसे पूरा फिल कर दिया जाता है ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए और ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो रिएक्शन क्या होगी वो देखते हैं। ठीक है, अगर फॉस्जीन बने तो क्या रिएक्शन होगी, जो CHCl3 है अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो ये कह रहे हैं कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा। कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl2। ठीक है, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, और यहाँ बनेगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो CaCl2 है इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, और ये जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉइजनस है, इसका नाम है फॉस्जीन, इसे कहते हैं फॉस्जीन कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है। तो ये था क्लोरोफॉर्म का स्लो ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला टॉपिक आता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या है, कैसे यूज होता है ये देखते हैं। ठीक है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म का CHCl3 था, इसका है CHI3 आयोडोफॉर्म। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें 3 आयोडीन लगे होते हैं एक कार्बन पर, ठीक है, और साथ में एक होता है हाइड्रोजन। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसके अगर एटॉमिक मास की बात करूँ तो एटॉमिक मास इसका आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी CHCl3 का निकाला उसी तरह से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास आता है लगभग आता है 394 यूनिट आता है। ओके, अब इसका यूज देखते हैं। इट वाज यूज्ड, आयोडीन का आयोडोफॉर्म का यूज क्या होता है। ओके, it was used earlier as antiseptic but the antiseptic property are due to the liberation of free iodine। ठीक है, ये पहले एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता था। ठीक है, जैसे कोई चोट लग जाती है उसके ऊपर जो लिक्विड लगाते हैं ना एंटीसेप्टिक लिक्विड, उसके रूप में यूज होता है, बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। लेकिन जो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी थी वो किस कारण थी, वो थी फ्री आयोडीन के कारण, क्योंकि फ्री आयोडीन यानी आयोडीन को एज ए अलग से एटम के रूप में रिलीज कर सकता था, एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ, जबकि खुद पूरे आयोडीन के कारण नहीं थी, केवल इसलिए थी क्योंकि आयोडीन को रिलीज कर सकता है इसके कारण। ड्यू टू ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इसकी स्मेल के कारण, इसकी ऑब्जेक्शनेबल स्मेल के कारण इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेटेड कंटेनिंग आयोडीन। तो इसको हटा दिया गया दूसरे आयोडीन कंटेनिंग एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ। ठीक है, तो इसे रिप्लेस कर दिया गया, मतलब अब ये यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अभी तक 3 पॉलीहेलोजन कंपाउंड हो चुके हैं। पॉलीहेलोजन कंपाउंड मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेलोजन्स होते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जनरली जितने अभी तक आए हैं वो सभी अभी सेम वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, एक और है ये वाला 4th नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सेम टाइप का है। इसमें जो है कार्बन है और साथ में टेट्राक्लोराइड मतलब 4
क्लोराइड है, तो इसका फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक है, इसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हो। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, यानी एक कार्बन पे 4 Cl कंपाउंड है, क्लोरीन कंपाउंड है। ठीक है, और मैं फिर से बता दूं, इसका नाम आप टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो कहीं आपको अगर मिले तो। अकॉर्डिंग टू IUPAC कॉमन नेम इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ओके, ठीक। इसका अगर एटॉमिक मास निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास इसका निकालना बहुत ईजी रहेगा। क्या रहेगा, देखिए 14 प्लस 4 इंटू 35.5 ये होता है। ठीक है, तो 14 प्लस अगर आप कर देंगे 142, तो इसका आंसर आ जाएगा 154 यूनिट। ये इसका एटॉमिक मास हो गया। क्या ये बातें हो गई। अब देखते हैं इसके यूज क्या है। यूसेज देखते हैं। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए यूज होता था। अब रेफ्रिजरेंट क्या है, अभी पहले बताया कि मैंने, रेफ्रिजरेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी चीज को ठंडा करने में यूज होते हैं, जो AC वगैरह में, फ्रिज वगैरह में जो गैसेज होती हैं उनको बनाने में यूज होता है। ओके, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ CFC, ये CFC बनाने में यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल एंड इन फार्मास्यूटिकल, ये CFC बनाने में यूज होता है। दूसरे और केमिकल बनाने में यूज होता है जिसमें हैलोजन वगैरह चाहिए होती हैं, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी यूज होता है, मतलब मेडिसिन बनाने में उनमें भी यूज होता है। ओके, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एज क्लीनिंग फ्लूइड एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। सॉल्वेंट मतलब काफ़ी सारे जो सोल्यूट है उनको डिजोल्व करने में। एज ए क्लीनिंग फ्लूइड, क्लीनिंग फ्लूइड मतलब कि सफाई का जो लिक्विड होता है उसको बनाने में। एंड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, और आग बुझाने वाले सॉल्वेंट के रूप में भी ये यूज होता है। तो काफ़ी सारे इसके यूज हैं बहुत अच्छे से, रेफ्रिजरेंट बनाने में, CFC बनाने में, केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, क्लीनिंग फ्लूइड में और फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं कुछ, वो देख लेते हैं। इट कॉजेज लीवर कैंसर, इसके कारण क्या होता है, लीवर कैंसर हो सकता है। मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, हेडेक, नोसिया, डैमेज टू नर्व सेल, इसके कारण क्या हो सकता है, डिजीनेस यानी घूमे, हेडेक सिरदर्द, नोसिया एक तरह से जी मिचलाना, उल्टी आना, ये सब, और डैमेज टू नर्व सेल, और ये हमारे नर्व सेल को डैमेज भी करता है। इन सीवर केसेस दीज इफेक्ट कैन लीड टू कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। सीवर केस अगर हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई इनहेल कर ले, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनटेक कर ले, तो उसके कारण कोमा भी हो सकता है। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, ये भी कोमा है, एक तरह से पैरालिसिस कह सकते हैं, और डेथ, और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। एक्सपोजर टू CCl4 कैन टेक हार्ट बीट इरेगुलर और स्टॉप, ये कहते हैं अगर CCl4 को डायरेक्टली एक्सपोज कर लिया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डायरेक्टली इनटेक कर लिया जाए, तो क्या होगा, इसके कारण हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है, यानी जो दिल की धड़कन है वो रुक भी सकती है, इरेगुलर तरीके से चल सकती है, कम ज़्यादा इस तरह से हो सकती है। एंड ऑल्सो इट में इरिटेट टू आइज ऑन कॉन्टैक्ट, और ये आंखों में भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन कर सकता है, जलन कर सकता है, आंखें लाल हो जाती हैं, ये सब इसके कॉन्टैक्ट में आने से होता है CCl4 के, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। इट डैमेज टू ओजोन लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, और इसका सबसे हार्मफुल इफेक्ट यही है कि ये ओजोन लेयर को भी डैमेज करता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब ये एयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे हार्मफुल ही इफेक्ट हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के। ओके, सो चलते हैं अब आगे, देखते हैं। अगला है फ्रीऑन। अब देखिए यहाँ से जो कंपाउंड शुरू हो रहे हैं फ्रीऑन, ये अगर मैं कहूँ, ये पॉली हेलोजन के साथ साथ ना इसमें मल्टी हेलोजन भी आप कह सकते हो। ठीक है, पॉली हेलोजन के साथ साथ ये और क्या है, ये मल्टी हेलोजन है, इसमें दो तरह के हेलोजन एक साथ हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टी हेलोजन भी बोल सकते हैं अपनी ओर से। ओके, तो इसका अब देखते हैं, पहले फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये होता है CF2, यानी कि 2 फ्लोरीन और 2 ही क्लोरीन इस पर अटैच होते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला फ्रीऑन का, CF2Cl2। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाइफ्लोरो मीथेन। ओके, डाइफ्लोरो मीथेन इसका नाम होगा। अब इसका अगर आप एटॉमिक मास निकालना चाहें तो आप इसका इजीली निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सबको निकाला वैसे निकाल सकते हैं। अब ये होते क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रीऑन। तो ये कह रहे हैं इथेन और मीथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी एक ही जब कंपाउंड में दोनों आ जाएं, क्लोरो भी और फ्लोरो भी, उनका जो कलेक्टिव, उनका जो एक कलेक्शन है, उनको फ्रीऑन कहा जाता है, मतलब उन सबको मिला के जो बनता है उसे फ्रीऑन कहा जाता है। यानी फ्रीऑन जो है जनरली, ये मैं नहीं कह सकता कि यही एक है, इसमें मिक्सचर भी इसका फ्रीऑन कहलाएगा। दे आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन कोरोसिव होता है, एंड इजीली लिक्विफेबल गैस। तो और इजीली लिक्विफेबल मतलब लिक्विड में की जा सकने वाली गैस है जो लिक्विड में बदली जा सकती है। ओके, स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन कोरोसिव है,
ठीक है, ये सब भी इसकी प्रॉपर्टी है। फ्रीऑन 12 CCl2F2, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रीऑन इन द इंडस्ट्रियल यूज। ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में यूज की जाने वाली फ्रीऑन है जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है। ठीक है, इसका यूज देखते हैं, यूज कहाँ कहाँ होता है इंडस्ट्री में। इट इज यूज्ड इन एरोसोल प्रोपेलेंट, ये एरोसोल प्रोपेलेंट में यूज होती है, रेफ्रिजरेशन में यूज होती है, यानी कि वही जो चीज़ों को ठंडी करता है उन सब्सटेंस को बनाने में, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस और एयर कंडीशनिंग प्रोसेस में, क्योंकि एयर भी क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट का ही काम करता है एयर कंडीशन। ठीक है, तो उन सब में ये यूज होती है। हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं, इट डैमेज टू ओजोन लेयर। ये सबसे ज़्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये ओजोन लेयर को डैमेज करती है। बाकी ये स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन कोरोसिव है, तो वो ज़्यादा कोई डैमेज नहीं करती, लेकिन ओजोन लेयर को डैमेज जरूर कर देती है, क्योंकि इट कैन रिड्यूस द फ्री क्लोरीन। ये भी फ्री क्लोरीन के जो एटम है उन्हें बना सकती है, जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ठीक है, सो इट डैमेज टू ओजोन लेयर फ्रीऑन। चलते हैं आगे, एक लास्ट कंपाउंड है इसमें पॉलीहेलोजन में आपके कोर्स में, DDT। ठीक है, अब DDT है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बड़ा सा नाम है लेकिन इजीली याद कर लो, डाइक्लोरो D, डाइफिनाइल का D एंड ट्राइक्लोरोइथेन का T। ठीक है, ये है इसका नाम DDT। इसका जो अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला तो बहुत बड़ा होगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि 2 कार्बन है क्योंकि एथेन है। ठीक है, और एक कार्बन पे कह रहा है 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो है। अब दूसरे कार्बन पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल है, यानी कि एक फिनाइल के साथ एक क्लोरीन है और इसी फिनाइल के साथ एक और क्लोरीन है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, DDT का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसका यूज देखते हैं, यूज क्या होता है। यूज्ड एज एन इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड फॉर मॉस्किटो, फ्लाइज एंड क्रॉप पेस्ट। ये कहना है एक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है या पेस्टिसाइड के रूप में भी आप इसे कह सकते हो। मॉस्किटो के लिए इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है, फ्लाइज के लिए यानी कि मॉस्किटो को मार सकता है, फ्लाइज मक्खियों को भगा सकता है, क्रॉप पेस्ट और जो फसल में लगने वाले पेस्ट हैं जैसे कि आप कहें रैट हो गया, चूहा, ठीक है, स्क्विरल, गिलहरी, उन सब के को भगाने में या उन सबको मारने में भी यूज होता है, पेस्टिसाइड के रूप में भी इसे यूज करते हैं। यूज्ड एज एंटी मलेरियल, ये एंटी मलेरियल के रूप में यूज होती है DDT। ठीक है, यानी कि मलेरिया की जो दवाई है उसको बनाने में यूज होती है, ये एंटी मलेरियल है। ओके, चलते हैं आगे, आप देखते हैं इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इसके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे। It is non-biodegradable and its residue accumulate in environment a cause of danger। ये कह रहा है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और इसके जो रेजिड्यू हैं, जो इसके तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो बने रह सकते हैं एनवायरनमेंट में, जिसके कारण एक बहुत बड़ी खतरे की निशानी होती है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे प्लास्टिक की तरह, मतलब ये खत्म नहीं होता नेचर में खुद से। इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय सिस्टम, ये सिस्टम में मेटाबोलाइज्ड भी नहीं होता, यानी कि इसे पचाया भी नहीं जा सकता सिस्टम के अंदर। एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द टिश्यू दैट रेजेस द अलार्मिंग डेंजर, और ये टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खतरा बनता है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक टू फिशेज, और ये मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट थे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी थे इसके कारण, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हमने पढ़ा। तो इसी के साथ जो मेरा चैप्टर था और इसकी लास्ट वीडियो थी, वीडियो नंबर 8, और ये जो चैप्टर है ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे, आपने मेरी सारी वीडियोस देखी, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सभी वीडियोस को देखने के लिए आपका थैंक यू। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।